हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आदित्य जीएस क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। हमारे ऑफलाइन बैचेस जो नालंदा द नॉलेज एकेडमी पे चलते हैं, वहाँ पर 4 टेस्ट जो संडे की हमने सीरीज शुरू की है, संडे वीकली टेस्ट सीरीज, उसमें 4 टेस्ट हो चुके हैं। यानी 1 मंथ हो गया जिसमें 4 संडे आए हैं और 4 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। तो जो जीएस पोर्शन का जो टेस्ट हुआ है उसमें जो सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें कि आप अपना जितना भी अभी तक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आप उनका रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे और जो डाउट आपके दिमाग में है मैं यहाँ पर उनको भी दूर करने की कोशिश करूंगा, ताकि जीएस में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो पहला टेस्ट है, अब वो टेस्ट पेपर भी मेरे पास है और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं और उस टेस्ट पेपर को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नालंदा द नॉलेज एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको पेपर भी वहां पे मिल जाएंगे। एक बार मैं चैनल का नाम लिख देता हूं, टेलीग्राम पे आप जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको लिखना है नालंदा अंडर कर्सर लगाकर द नॉलेज एकेडमी। आप टेलीग्राम पर ये डालेंगे तो आपको टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वो मिल जाएगा। वहां पे आपको सारे इसके जो पीडीएफ है जो अभी तक टेस्ट हो रहे हैं वो पूरे पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। चलिए अब हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 1 में हम सॉल्यूशन देखेंगे जीएस पोर्शन के। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सार्क देशों का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो मैंने वहां पर सार्क देशों के सदस्य आपसे पूछे थे, तो सार्क देश में 8 सदस्य आते हैं। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 देश सदस्य हैं और ये 8 देश दक्षिण एशिया का हिस्सा है। ये कहाँ का हिस्सा है? दक्षिण एशिया का। और दक्षिण एशिया में देशों की संख्या 8 है। ये देश कौन कौन से हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश सार्क के सदस्य हैं और सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन क्षेत्रीय विकास के लिए। इसके लिए क्षेत्रीय, इसका एक अगर मैं हिंदी में लिखूं तो दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सहयोग संगठन, और इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसको सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका एक नाम है। इसमें 8 सदस्य शामिल हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कौन सा इसका सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या होगा? म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। भारत भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान भी इसका सदस्य है और श्रीलंका भी इसका सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि जो लोग टेस्ट दे चुके हैं और जो इन चीजों को पढ़ चुके हैं उनका एक रिवीजन हो जाए। अगला, कौन सा देश भारत से स्थलीय सीमा नहीं बनाता? तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी यह है कि भारत से स्थलीय सीमा कितने देश बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या 7 है, यानी 7 ऐसे देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब इसमें जो शामिल नहीं होगा वो भारत से स्थलीय सीमा नहीं बनाता। तो देखिए कौन स्थलीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहला स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों में सबसे पहला है पाकिस्तान, ये सीमा बनाता है। दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान, पांचवा है बांग्लादेश और छठा है म्यांमार और 7वां है चीन। ये भी इससे स्थलीय सीमा बनाता है। ये 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से देश स्थलीय सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। कौन सा नहीं बनाता है पूछ रहा है, तो आपके सामने ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो श्रीलंका स्थलीय सीमा नहीं बनाता, श्रीलंका जलीय सीमा बनाता है। श्रीलंका जलीय सीमा, तो श्रीलंका की जलीय सीमा बनती है इससे, इसलिए श्रीलंका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि का नाम बताइए। तो देखिए ये रही बंगाल की खाड़ी और ये रही मन्नार की खाड़ी, इनको जोड़ने वाली जलसंधि ये बीच में रही, इसका नाम है पाक जलसंधि। इसको अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो पाल्क स्ट्रेट लिखेंगे, पाल्क जलसंधि, PALK। तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जलसंधि, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, भारत में कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ये त्रिपुरा है। देखिए अगर मैं इस मैप को यहां पर बनाता हूं, मैं पूर्वोत्तर भारत के देशों का एक मैप बनाऊं तो ये मैप ये रहा। तो देखिएगा ये बांग्लादेश का इलाका है, ये भी बांग्लादेश है, ये भी बांग्लादेश है, ये भी। तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से कौन घिरा है? त्रिपुरा। और एक तरफ इंडिया से जुड़ता है और इंडिया का ही राज्य है ये। तो त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी कौन से राज्य के अंतर्गत नहीं है? यानी पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं और ये 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ये जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं?
तो इनमें पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसमें पुदुचेरी का यनम नाम का जिला है। दूसरा राज्य है तमिलनाडु, जिसमें पुदुचेरी के 2 जिले हैं, एक का नाम पुदुचेरी है और एक का नाम कराईकल है। और तीसरा जो जिला है माहे, वो केरल नाम के राज्य में है। तो बताइए कहां कहां हो गया पुदुचेरी? एक तो आंध्र प्रदेश में हो गया, 2 जिले इसके तमिलनाडु में हो गए, 1 जिला केरल में हो गया। तो इसमें ऑप्शन दिया है किसके अंतर्गत नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो कर्नाटक के अंतर्गत नहीं आता, बाकी 3 राज्यों के अंतर्गत आता है। वो 3 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा केरल। फिर अगला क्वेश्चन यहां पर था राज्य और उनकी राजधानियां लिखनी थी। जैसे मैंने पूछा नागालैंड की राजधानी, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा होगी। दूसरा मेघालय की राजधानी दिसपुर होगी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना 2 जून सन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। यह भारत का सबसे नया राज्य है। तो अगर भारत का सबसे नया राज्य भी पूछता है तो क्या होगा? तेलंगाना होगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और जिस राज्य से अलग हुआ उस राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अगला क्वेश्चन, सिक्किम किस वर्ष भारत का राज्य बना? तो हमें अच्छे से मालूम है कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना। पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पर 1975 से पहले चोग्याल वंश का शासन था। किस वंश का? चोग्याल वंश का। ये सिक्किम है, देखिए सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था। 35वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में आया और इसके द्वारा हमने सिक्किम को अपना सहराज्य बना लिया। फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में हमने सहराज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और इसे अपना पूर्ण राज्य बना लिया। तो सिक्किम हमारा राज्य बन गया 22वां। तो सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य है? 22वां राज्य। कब बना? 1975 में। तो सिक्किम भारत का राज्य बना है सन 1975 में। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं और राजधानियां बतानी है। तो पहली राजधानी पूछेगी लद्दाख की। तो लद्दाख की राजधानी लेह है और लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के कौन से तट पर? दायां या बायां? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। इस तरह से ये सिंधु नदी जा रही है, देखिए यहां से, और जो लेह है वो इस सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। दायां तट इस तरफ स्थित है, तो सिंधु के दाएं तट पर लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। लक्षद्वीप की राजधानी पूछी थी तो कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप के कई सारे आइलैंड्स हैं, तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। और अगला है अंडमान निकोबार की राजधानी। तो अंडमान निकोबार यहाँ पर है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर के बारे में सवाल कई बार पूछा गया कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर है। दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है डंकन मार्ग किन 2 द्वीपों को अलग करता है? तो डंकन मार्ग अंडमान निकोबार में है और ये 2 द्वीपों को अलग करता है अंडमान निकोबार के। जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे अंडमान निकोबार के अगर प्रमुख द्वीप देखें तो देखिएगा, ये उत्तर अंडमान है, इसके नीचे मध्य अंडमान है, फिर दक्षिण अंडमान, फिर लघु अंडमान। लघु अंडमान के बाद कार निकोबार, लघु निकोबार और फिर ये ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इस द्वीप का नाम है लघु अंडमान और इस द्वीप का नाम है कार निकोबार। इस द्वीप का नाम है कार निकोबार। तो लघु अंडमान कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। डंकन मार्ग पूछा है तो डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान, डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। तो ये जो मार्ग है इसका नाम है डंकन मार्ग और यही एग्जाम में सवाल पूछा था। तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। फिर अगला क्वेश्चन है पाषाणकालीन स्थल रेनीगुंटा किस राज्य में स्थित है? तो पाषाणकालीन स्थल रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश। मैंने पाषाणकालीन स्थल सारे पढ़ाए थे, जैसे एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो एक बार चित्र के माध्यम से हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए इस मैप में हम अब पाषाणकालीन स्थल देखेंगे, कौन सा पाषाणकालीन स्थल कौन से राज्य में है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आए हैं। तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार बताता हूं। सबसे पहले हम तमिलनाडु पर चलते हैं। ये तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु के पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से? एक है पल्लवरम, दूसरा है अतिरम पक्कम और तीसरे स्थल का नाम है टेरी स्थल।
टेरी स्थल। इसके बाद आंध्र प्रदेश का जो आंध्र प्रदेश में है रेनीगुंटा, जो कि पूछा गया था आपसे एग्जाम में, और दूसरा है कर्नूल गुफा। ये दोनों स्थल हैं आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थलों के जो नाम है वो है, पहला है पिकलीहल, पिकलीहल, अगला है संगनकल्लू, संगनकल्लू, हल्लूर, हुंसगी। ये स्थल कर्नाटक के हैं। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में स्थल कौन कौन से हैं? एक तो है नेवासा, पाषाणकालीन स्थल, बोरी, पटने और इनामगांव। ये महाराष्ट्र में स्थित पाषाणकालीन स्थल हैं। ये महाराष्ट्र के हैं, एमएच। इसके बाद आता है बीच में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख स्थल हैं, ध्यान रखिएगा। एक स्थल का नाम है हथनौरा, एक स्थल का नाम है हथनौरा, दूसरे का नाम है भीमबेटका। मैं बोलता जा रहा हूं, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आप देखिएगा, हथनौरा और ये है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक स्थल और है, नाम है आदमगढ़, आदमगढ़। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में पाषाण काल का स्थल है, नाम है बागोर। और पाकिस्तान में बात करें तो एक स्थल है, नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी कहा जाता है, मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी कहा जाता है, ये मेहरगढ़। ये बागोर कहां है? राजस्थान में। और बागोर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो बागोर। अगला फिर हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 2 स्थल, एक का नाम है बुर्जहोम और दूसरे का नाम है गुफ कराल, गुफ कराल। हिमाचल प्रदेश में स्थल का नाम है चौतरा, पाषाणकालीन स्थल है चौतरा। उसके बाद उत्तराखंड में जो स्थल है उसका नाम है लाखू गुफा, लाखू गुफा। और गुफा को पहाड़ी भाषा में उदियार कहते हैं, इसीलिए इस स्थल का नाम है लाखुदियार। अगर आपसे पूछा जाए लाखुदियार स्थल कहां पर है, तो लाखुदियार कहां पर मिला हुआ है? उत्तराखंड में। ये पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ पर भी गुफाओं के अंदर कई सारे चित्र बने हुए मिले हैं जो आदि मानव के द्वारा बनाए गए। इसके बाद आते हैं हम बिहार में। ये बिहार का क्षेत्र है, बिहार। और बिहार में 2 क्षेत्र याद रखने हैं आपको जो पाषाणकालीन स्थल है, एक चैचर और अगला है चिरांद। चैचर और चिरांद ये बिहार के पाषाणकालीन स्थल हैं। इसके बाद असम का क्षेत्र है। असम में जो पाषाणकालीन स्थल मिला है उसका नाम है दाउजली हेडिंग। क्या नाम है? दाउजली हेडिंग। ये असम का पाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कई सारे पाषाणकालीन स्थल हैं। कौन कौन सा? एक है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। दूसरे स्थल का नाम है दमदमा, तीसरे स्थल का नाम है महदहा, अगला स्थल है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। इसके बाद अगला है लोहुरा देव, लोहुरा देव। एक स्थल का नाम है कोलडीवा, कोलडीवा। एक स्थल है, इसका नाम है लोहदा नाला, लोहदा नाला। कम से कम इतने स्थल आप याद रखें जो मैंने आपके सामने ही लिख दिए। इसके अलावा मैंने आपको और भी स्थल लिखाए थे जो विदेशों में मिले हैं। जैसे एक स्थल का नाम था चतालह्यूक। क्या नाम था? चतालह्यूक। और आपको बताना है चतालह्यूक कहां था? चतालह्यूक था तुर्की में, चतालह्यूक था तुर्की में। इसके अलावा एक स्थल हमने लिखा था जर्फ अल अहमर, जर्फ अल अहमर। और जल्फ अल अहमर स्थल, ये स्थल कहां था? सीरिया में, ठीक। और एक और था अबू अल हुरैरा, अबू अल हुरैरा। ये स्थल भी कहां था? सीरिया में, ठीक। तो ये कुछ पाषाणकालीन स्थल हैं जो आपको याद रखने हैं। इस टेस्ट 1 में जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में हुआ था, नालंदा द नॉलेज एकेडमी में, उसका मैंने सॉल्यूशन आपको अपने ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है आदित्य जीएस क्लासेस, यहां पर करवाया। इस टेस्ट में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस वाले पोर्शन से। और जो अगला टेस्ट है उसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपका रिवीजन एक बार अच्छे से हुआ होगा। तो एक बार अपने नोट्स को आप रिवाइज करते रहिए, जो हमने क्लासेस में आपको पढ़ाया उनको प्रॉपर रिवाइज करिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा और कोई ऐसा साधन नहीं है जो आपको सफलता दिलवा सके। आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास में पढ़ने के बाद आपको खूब प्रैक्टिस अपने आप घर पे करनी पड़ेगी। आप यहाँ से 3 घंटे पढ़ के जाते हैं और 3 घंटे पढ़ने के बाद अगर घर पे आप 4 से 5 घंटे अपने आप को देते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा है, सफिशियंट है। बहुत आवश्यकता इतना नहीं कि 12-12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपने 3 घंटे पढ़ा उसको घर पे जाके 4 से 5 घंटे बस आपको बढ़िया से रिवाइज करना है, उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं और आप फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना सुधार आपके अंदर हुआ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।